नमस्कार, मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समिति या बिहार पटना यूट्यूब के सहकार चैनल के माध्यम से आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आप जानते हैं कि मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब सहकार करके, और मैंने बहुत सारा वीडियो डाला है और विगत 1 से लेकर 25 अंकों तक मैंने बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 यथा संशोधित की विभिन्न धाराओं की विवेचना आपसे की है। आज का अंक मेरा थोड़ा हटकर होगा। आज का अंक मेरा समर्पित है उन पैक्स अध्यक्षों को मेरी शुभकामना के साथ जो पैक्स निर्वाचन 2024 में निर्वाचित घोषित हुए हैं। मेरी शुभकामना प्रबंधकारिणी समिति के सभी सदस्यों को भी है और खासकर उन नए अभ्यर्थियों को जो पहली बार पैक्स अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस अंक के माध्यम से मैं एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन कर रहा हूं ताकि जो हमारे निर्वाचित पैक्स अध्यक्ष हैं और खासकर जो नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष हैं या फिर जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जो या सहकारिता परिवार के सदस्य हैं, उन सबों को यह समाधान हो सके, यह जानकारी हो सके कि पैक्स का संचालन किस तरह से करना है और उनके समक्ष आई चुनौतियों का निष्पादन कैसे करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी संस्था में आप जाते हैं, उसके अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं या कार्यकारिणी के सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो आपको यह जानना चाहिए कि वह संस्था किस विधान से, किस अधिनियम से, किस नियमावली से, किस विधि से परिचालित हो रही है। पहले आपको नियम कानून समझने की ज़रूरत है। आप जब नियम कानून बखूबी समझेंगे तो संस्था की गतिविधियों के संचालन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उदाहरण के लिए मैं आपसे यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब ब्रिटिश इंडिया में जब यह सरकार को अनुभव हुआ कि किसानों की मदद के लिए सहकारी साख समितियों को बढ़ाया दिया जाए, तो इसके लिए उन्होंने एक व्याप्त अधिनियम लाया, एक वैधानिक ढांचा तैयार किया। यह अधिनियम 1904 का सहकारी साख सोसाइटी अधिनियम था, जो सहकारी साख समितियों के लिए कार्य करने के लिए, निबंधन के लिए रास्ता प्रशस्त करता है। इसी तरह फिर सरकार की जब सोच हुई कि नहीं, उनको सहकारी साख समितियों से इतर अन्य सहकारी समितियों को भी बढ़ा देना चाहिए, तो उसके लिए फिर 1912 में एक सहकारी सोसाइटी अधिनियम लाया गया। हमारे यहाँ तो फिर बाद में 1935 में जाकर जब 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत राज्यों को स्वतंत्रता मिल गई कोऑपरेटिव के विषय में कानून बनाने का, तो 1935 में जाकर अधिनियम बना जो आज तक हमारे यहाँ कतिपय संशोधनों के साथ चल रहा है। लेकिन यह अधिनियम अब 90 साल पुराना हो चुका है और इसकी कई बातें हैं जो अप्रासंगिक हो गई हैं और कुछ मामले में परस्पर विरोधी भी हो गई हैं। खैर, जो भी हो, एक बहुत ही विस्तृत अधिनियम है और वर्तमान में यही प्रचलन है। तो इसके अंतर्गत जो प्रावधान है उसी के तरह हमें कार्य करना है, हमें अभी उसको सीखना है, या जो हमारे सामने चुनौती आएंगी उनका सामना करना है। कुछ चुनौतियों की मैं चर्चा करता हूँ। कहीं कहीं से यह सूचना मिल रही है कि पैक्स अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं लेकिन कार्यकारिणी के सदस्य उनके अनुकूल नहीं है, या जो कार्यकारिणी के सदस्य निर्वाचित हुए हैं वो पैक्स अध्यक्ष के अनुकूल नहीं है। इसी तरह एक बड़ी समस्या प्रभार के आदान प्रदान की होगी। बहुत पहले तो अभिलेखों का आदान प्रदान होता था, उसके बाद गोदाम जुड़ गया, अब तो बहुत सारे एसेट्स जुड़ गए, कंप्यूटर सेट जुड़ गया, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र के अंतर्गत ट्रैक्टर व अन्य उपकरण जुड़ गए। तो प्रभार का आदान प्रदान कैसे होगा, यह भी एक विषय रहेगा। और साथ ही एक विषय यह भी रहेगा कि पैक्स की प्रबंधकारिणी समिति की मदद के लिए प्रबंधक या सचिव के संबंध में क्या फैसला होता है, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं प्रावधान जो है अधिनियम की विवेचना करूंगा और उसी के संदर्भ में जो चुनौतियां आएंगी उसकी विवेचना करता रहूँगा। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस प्रावधान अधिनियम की जो प्रावधान है, नियमावली के जो प्रावधान है, विधियों की जो प्रावधान है, उनकी मैं संग जरूरत अनुसार समीक्षा करूँगा, विवेचना करूँगा, बताऊँगा कि क्या प्रावधान क्या है, उसको आप आत्मसात करें, उसके तदनुकूल आप काम करें। यह एक प्रकार का प्रशिक्षण सत्र है, इसमें अधिक समय लग सकता है लेकिन आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। अब मैं आप शुरुआत करता हूं कि 2008 में जब बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 में संशोधन किया गया, तो उसके द्वारा एक अल्पकालीन साख संरचना से संबंधित प्रावधान अधिनियम की धारा 2 में किया गया परिभाषा के अंतर्गत, और यह कहा गया कि अल्पकालीन साख संरचना के अंतर्गत शामिल है शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय स्तर केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी।
यह प्रावधान किया गया 2008 के अधिनियम में। जो परिभाषा था चैप्टर 2 धारा 2 था, उसमें शामिल किया गया, परिभाषित किया गया। कहने का मतलब है कि जो प्राथमिक कृषि साख समिति है वो अल्पकालीन साख संरचना का एक अंग है। और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि अल्पकालीन साख संरचना के लिए कतिपय विशेष प्रावधान किए गए हैं जो अन्य सहकारी समितियों पर लागू नहीं होते हैं, जिसकी मैं व्याख्या आगे करूँगा। और मैं आता हूँ 2008 की संशोधन अधिनियम की धारा 44 क थ की उपधारा 2 पर। 2008 के संशोधन अधिनियम द्वारा जो जोड़ा गया 1935 के बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 में, वह धारा 44 क थ की उपधारा 2 के तहत यह प्रावधान किया गया कि प्राथमिक सहकारी साख सोसाइटी अर्थात पैक्स का, अब मैं पैक्स शब्द का यूज़ करूँगा, पैक्स पंचायत का क्षेत्र संतक होगा और प्रत्येक पंचायत में केवल एक पैक्स होगा। बहुत लोगों को मालूम होगा और बहुत लोगों को जानना भी चाहिए कि 2008 में पैक्स का पुनर्गठन किया गया था और इसी के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में मात्र एक पैक्स होता है। यह भी आपको समझना चाहिए, यह भी स्पष्ट है। पुनः 2008 के संशोधन नियम द्वारा ही धारा 44 क थ की उपधारा 6 में यह प्रावधान किया गया, 44 क थ की उपधारा 6 में प्रावधान किया गया कि पैक्स के कार्य क्षेत्र में पड़ने वाला प्रत्येक परिवार का कम से कम एक व्यक्ति पैक्स का सदस्य होगा। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि पैक्स की विधि का यदि आप अवलोकन करेंगे तो उसमें पैक्स की विधि में कहा गया है कि प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति, लेकिन अधिनियम में प्रावधान कर दिया 2008 में 44 क थ की उपधारा 6 में कि प्रत्येक परिवार पैक्स के कार्य क्षेत्र में निवास करने वाला प्रत्येक परिवार का एक व्यक्ति, कम से कम एक व्यक्ति, यानी एक से अधिक व्यक्ति भी पैक्स का सदस्य हो सकता है। तो जाहिर है कि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारे यहाँ 3 तरह के प्रावधान हैं। एक अधिनियम में प्रावधान है, एक नियमावली में प्रावधान है और एक उपविधि में प्रावधान है। लेकिन अधिनियम का प्रावधान नियमावली और विधि पर प्रभावी होता है और नियमावली और विधि में किसी बात को लेकर टकराव हो तो नियमावली का प्रावधान प्रभावी होगा। मतलब कि एक्ट को सुप्रीमेसी है, चूँकि लेजिस्लेचर ने उसे पास किया है, इसलिए अब एक से भी अधिक व्यक्ति भी पैक्स के सदस्य हो सकते हैं। और पैक्स के अब उस अधिनियम की 44 क थी की उपधारा 6 में यह भी लिखा गया है कि इस तरह जो व्यक्ति होंगे 2 प्रकार के सदस्य हो सकते हैं। पैक्स के वो सदस्य भी होंगे, पैक्स से जो उन्होंने ₹1 प्रवेश शुल्क और कम से कम एक शेयर जिसका मूल्य ₹10 निर्धारित है पैक्स में, उसकी खरीदारी की है और उसकी राशि समिति को अदायगी की हो, या फिर ₹1 का सदस्य जो सदस्य होगा जिसे केवल ₹1 प्रवेश शुल्क के मद में उसने अदायगी की हो। तो सदस्य को पैक्स से कर्ज और अन्य विशेषाधिकार प्राप्त करने का अधिकार है तथा वह प्रबंध समिति के निर्वाचन में अभ्यर्थी भी हो सकता है, निर्वाचित भी हो सकता है, लेकिन सदस्य को केवल मत देने का अधिकार है। अधिनियम का जो प्रावधान था 44 क की उपधारा 6 का मैंने स्पष्ट कर दिया। कि वो विधि में जो प्रावधान किया गया था, वो विधि की कंडिका 5 में कि प्रत्येक परिवार का एक व्यक्ति होगा, वह प्रभावहीन हो गया, चूँकि अधिनियम में ही प्रावधान कर दिया गया कि नहीं, प्रत्येक परिवार का कम से कम एक व्यक्ति होगा। और मैं एक चीज़ यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो प्रत्येक परिवार का कम से कम एक व्यक्ति सदस्य पैक्स का सदस्य हो ही जाएगा। इसके लिए कुछ अर्हता निर्धारित है, कुछ अयोग्यताएँ निर्धारित है। जो हमारा बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 है, उसकी यदि आप धारा 8 का नियम 8 का अवलोकन करेंगे, रूल 8 का अवलोकन करेंगे, तो उसमें स्पष्ट किया गया है कि कौन कौन से व्यक्ति पैक्स के सदस्य नहीं हो सकते। जो हमारे अध्यक्ष हैं उनको देखना चाहिए। रूल 8 बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, अधिनियम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नियमावली की बात कर रहा हूँ। रूल 8 में कहा गया है कि कौन सा व्यक्ति पैक्स का सदस्य नहीं हो सकता है। यह आपको जानना चाहिए। मोटा मोटी है कि वो 18 वर्ष से कम उम्र का हो, वह किसी सोसाइटी का वेतनभोगी कर्मी हो, वह किसी सोसाइटी अथवा सोसाइटी को संबद्ध करने वाले किसी सोसाइटी का वेतनभोगी कर्मी हो। उदाहरण के लिए ये पैक्स है तो पैक्स के यदि संबद्धता DCCB से है, उसका यदि वेतनभोगी कर्मी हो, या फिर व्यापार मंडल है उसका वेतनभोगी कर्मी हो, तो वह पैक्स का सदस्य नहीं हो सकता है। तीसरा है कि वह पागल नहीं हो। चौथा है कि वह दिवालिया नहीं हो या दिवालिया घोषित करने के लिए उसने आवेदन नहीं दिया हो। और 5वां है, एक महत्वपूर्ण प्रावधान है कि वह राजनीतिक दुराचार से भिन्न अपराध के लिए उसको सजा हुई हो, जिसमें नैतिक दुराचार का अपराध भी शामिल है,
और यह सज़ा समाप्त नहीं हुई हो या रद्द नहीं हुई हो तो सज़ा समाप्ति के 5 वर्ष तक के लिए पैक्स का सदस्य नहीं हो सकता है। रूल 8 के इसी प्रावधान के अंतर्गत कई व्यक्ति जो पैक्स के सदस्य थे और उन्होंने नामांकन किया था भर्ती के रूप में, उनका नामांकन रद्द हो गया क्योंकि उनको सज़ा मिल चुकी थी। हाई कोर्ट में उन्होंने अपील किया था, हाई कोर्ट से बेल भी हो गया था, लेकिन वो सज़ा समाप्त नहीं थी या रद्द नहीं हुई थी। इस कारण वे पैक्स का सदस्य हो ही नहीं सकते थे, तो प्रबंधकारिणी का सदस्य होने या निर्वाचित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अब मैंने इतनी चर्चा की, अब मैं आपके समक्ष उस स्पेशल प्रोविजंस को रखता हूँ जो केवल अल्पकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित है, और अल्पकालीन साख संरचना का अंग पैक्स भी है, अल्पकालीन सहकारी साख संरचना का। यह स्पेशल प्रोविजंस बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के चैप्टर 6D 6 घ में है, जो 2008 के संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था 1935 के अधिनियम में। और इस चैप्टर 6D का ओवरराइडिंग इफेक्ट है। कहने का मतलब है कि यदि इस चैप्टर 6D में जो भी प्रावधान किए गए हैं वह इसी अधिनियम के अन्य प्रावधानों को उनका अधिभावी प्रभाव होगा। यदि अन्य प्रावधान इस प्रावधान के विपरीत है तो चैप्टर 6D का प्रावधान लागू होगा, अन्य प्रावधान लागू नहीं होंगे। मोटा मोटी यही भाषा है। अब यह इसमें क्या प्रोविजंस है मैं संक्षेप में बता देता हूँ, फिर मैं आपको आगे चर्चा करूँगा। मैं संक्षेप में बताता हूँ कि जो धारा 44 क प है चैप्टर 6D का, वह कहता है कि पैक्स के प्रत्येक जमाकर्ताओं एवं उधारकर्ताओं को पैक्स का सदस्य बनाया जाए या सदस्य बनाया जाए। पुनः धारा 44 फ में है कि सभी वित्तीय एवं आंतरिक प्रशासनिक मामलों में पैक्स को या अल्पकालीन सहकारी साख संरचना को ऑटोनॉमी दिया गया है। और आंतरिक प्रशासनिक मामले में जिन पहलुओं की चर्चा की गई है उनमें कहा गया है कि कार्मिक नीति का निर्धारण, कर्मचारी की भर्ती, पदस्थापना एवं मुआवजा आदि, यानी इन मामलों में पैक्स की कार्यकारिणी समिति या पैक्स को स्वायत्तता प्राप्त है। यह तो प्रावधान केवल अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के समितियों के लिए था जिसमें पैक्स शामिल है। फिर वर्ष 2013 में संशोधन करके एक 66 ख में संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया गया कि सभी सहकारी समितियों को अपना कार्मिक नीति बनाने का अधिकार दिया गया। तो उस कार्मिक नीति में है कि वे कर्मचारी की भर्ती कैसे करेंगे, उनको क्या वेतन देंगे, क्या अनुशासनिक मामलों में सजा देंगे या उनका मुआवजा क्या होगा, इस सारी बातों को निर्धारित करने का अधिकार सभी सहकारी समितियों को दिया गया। यह अधिकार 2008 में पहले अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की समितियों को दिया गया था, अब यह सभी सहकारी समितियों को दिया गया है। स्वाभाविक है कि पैक्स भी इसकी श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, हमको देखना है कि जो कार्मिक नीति निर्धारित करने या कर्मियों की नियुक्ति का अधिकार है, तो इस अधिकार का पैक्स का अधिकार है या सहकारी समितियों का अधिकार है, तो इस अधिकार का सम्मान जो बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के अंतर्गत धारा 48 की उपधारा 1 भी करता है। धारा 48 विवाद के संदर्भ में चर्चा करता है। तो धारा 48 की उपधारा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि कोई भी सहकारी समिति के अनुशासनिक किसी भी सहकारी समिति द्वारा अपने वेतन भोगी सेवक के विरुद्ध सोसाइटी अथवा उसकी प्रबंध समिति द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित मामला विवाद की श्रेणी में नहीं आएगा और उससे रजिस्ट्रार उसके अधीनस्थ पदाधिकारी उसकी सुनवाई नहीं करेंगे। यह स्पष्ट कर दिया गया है। पैक्स की अन्य सहकारी समितियों की कार्मिक मामलों में जो स्वायत्तता है उसका सम्मान धारा 48 भी करता है, जो समिति के जो सहकारी सोसाइटी के संव्यवहार को स्पष्ट करता हुआ किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है, परंतु उसमें परंतुक है, अब बाद है कि यदि वह विवाद किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा अपने वेतन भोगी कर्मी के विरुद्ध किया गया अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित हो तो वह विवाद की श्रेणी में नहीं आएगा और धारा 48 में उसकी सुनवाई नहीं होगी। अब मैं यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने रूल 8 में जो सदस्य बनने की योग्यताओं की चर्चा की। अब सदस्य बनाने की प्रक्रिया क्या है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल देना चाहता हूँ। और यह प्रक्रिया बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली के नियम 7 में है। इसका बहुत ही स्पष्ट उल्लेख किया गया है। नियम 7 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि किस तरह से सदस्य बनेंगे
उसका थोड़ा अध्ययन कर लेने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जो हमारे पैक्स अध्यक्ष हैं, प्रबंधक हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सहकारी बंधु हैं, फिर हमारे पदाधिकारी हैं, उसमें कई प्रावधान किए गए हैं कि सदस्य कैसे बनेगा। संस्था बनने के लिए सबसे पहले है कि जो एक प्रपत्र 5 दिया गया है, बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली की जो पुस्तक है, अधिनियम की पुस्तक है, उसमें एक प्रपत्र 5 है। उसी प्रपत्र 5 में कोई व्यक्ति आवेदन करेगा, जो गवाह का जो जिस व्यक्ति को सदस्य बनने की योग्यता है, रूल के 8 के अंतर्गत जो योग्यता जिनमें नहीं है, जो व्यक्ति सदस्य बनने के पात्र हैं, वह प्रपत्र 5 में आवेदन देंगे और उसमें एक लिखेंगे कि उनको कितना शेयर चाहिए, और 2 गवाह का हस्ताक्षर होगा, जो उनके वर्तमान सदस्य हैं, पैक्स के सदस्य हैं, उनका हस्ताक्षर होगा। और पैक्स में ऐसे तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों संस्था का प्रचलन है, लेकिन ऑनलाइन ज़्यादा प्रचलन हो गया है। और रजिस्ट्रार ने हमको लगता है कि 14 अगस्त को एक पत्र निकालकर ऑनलाइन सदस्यता के प्रावधानों की और विस्तृत पहलुओं की और विस्तृत चर्चा कर दी है, जिसको देखने की ज़रूरत है। संस्था में है कि आप प्रबंधन समिति के समक्ष किसी ने आवेदन दिया वेद प्रपत्र में, और यदि रूल समिति में चर्चा करता हूँ, यदि उसके आवेदन को प्रबंधन समिति द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा नहीं लिया गया, तो वह BDO के यहाँ, ARCS के यहाँ, DCO के यहाँ रिसीव कर सकता है, रिसीविंग ले सकता है। अब DCO या ARCS या BDO जैसी भी स्थिति है, उस आवेदन को संबंधित समिति, पैक्स की प्रबंधकारिणी समिति को या सहकारी समिति को प्रेषित करेंगे विचार के लिए। और प्रबंधकारिणी समिति की जिम्मेदारी है कि 15 दिनों के अंदर उस आवेदन पर निर्णय ले, उसको स्वीकृत करे या अस्वीकृत करे। या स्वीकृत कर सकती है तो प्रबंधकारिणी समिति को अधिकार है कि उसको सदस्य के रूप में स्वीकृत करे या सदस्य के रूप में स्वीकृत कर दे। यदि अस्वीकृत करती है या कोई निर्णय नहीं लेती है, तो आदमी डिम्ड सदस्य हो जाता है, डिम्ड सदस्य हो जाता है, अपने आप सदस्य बन जाता है। और यदि कोई निर्णय नहीं ले 15 दिन के अंदर, तो संबंधित व्यक्ति को अधिकार है कि वह रजिस्ट्रार के यहाँ जाके अपील करे। प्रायः अपील आजकल असिस्टेंट रजिस्ट्रार के यहाँ हो रहा है, यद्यपि जो अधिनियम है उसमें यह अधिकार वार्षिक आम सभा को दिया गया है। और जब 2008 में कि दिसंबर 2008 में सरकार ने जो अधिसूचना निर्गत करके पावर का डेलीगेशन किया था, अधिनियम और रूल की शक्तियाँ, नियम की शक्तियाँ जब अधिकारी को दी गई थी, तो उसमें रूल 7 की शक्ति असिस्टेंट रजिस्ट्रार को नहीं दी गई है। फिर भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार इसकी सुनवाई कर रहे हैं, चूँकि पैक्स की उपविधि में इस तरह का प्रावधान भी है, लेकिन इस तरह के कई मामले माननीय न्यायालय के विचाराधीन है। अब देखिए उन पर क्या फैसला होता है। ठीक है, उसको अपील करने का अधिकार है। और अपील में जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार को लगेगा, वह उसका निर्णय करेगा। और यदि सदस्य बनाने का आदेश देता है, तो संबंधित व्यक्ति तब तक सदस्य नहीं माना जाएगा, भले उसका प्रबंधकारिणी उसको सदस्य बनाए या वह डीम रजिस्ट्रेशन हो जाए या असिस्टेंट रजिस्ट्रार बना जाए, जब तक वह निर्धारित राशि को जमा नहीं कर देता है। यदि सदस्य है तो 1 रुपया, और यदि पूर्ण सदस्य है तो 1 रुपया प्रवेश शुल्क और 10 रुपया शेयर शुल्क उसको सोसाइटी के खाते में जमा करना होगा, तभी वह सोसाइटी का सदस्य माना जाएगा, मतदाता सूची में सदस्य के अधिकारों का उपभोग कर सकेगा। एक चीज़ मैं यहाँ स्पष्ट कर दूंगा कि यदि प्रबंधकारिणी समिति ने किसी को सदस्य के रूप में उसके आवेदन का निष्पादन किया है, तो फिर उसके पास विकल्प रहता है कि वो धारा 48 के तहत, और यदि वह आदमी चाहता है कि नहीं वो पूर्ण सदस्य बने, तो उसको पास विकल्प है कि वो धारा 48 के तहत जाए और उस पर अपील करे कि भाई मैं पूर्ण सदस्य बनना चाहता हूँ, राशि देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रबंधकारिणी समिति मुझे पूर्ण सदस्य नहीं बना रही है। इस मामले में असिस्टेंट रजिस्ट्रार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मेरी अपनी राय है, लेकिन यह हस्तक्षेप हो रहा है। धारा 7 की एक उपधारा 4 है, जिसकी मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं, क्योंकि ये प्रशिक्षण सत्र है, जानना चाहिए हमारे अध्यक्षों को और प्रबंधक को और कार्यकारिणी सदस्यों को। उसमें कहता है कि यदि कोई व्यक्ति BDO, ARCS या DCO के समक्ष उपस्थित होकर शपथ पत्र दे कि उसको पैक्स का सदस्य बनने की सारी योग्यता उसमें है, और उसका कोई परिवार का कोई भी सदस्य पैक्स का सदस्य नहीं है, और उसने प्रबंधकारिणी को आवेदन दिया है, प्रबंधकारिणी ने उसे सदस्य नहीं बनाया है, तो संबंधित अधिकारी चाहे तो उसको सदस्य बनाने का आदेश दे सकते हैं। इससे संबंधित मामला माननीय उच्च न्यायालय से चलकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गया, और वहाँ भी जो स्थिति है मामला विचाराधीन है, लेकिन एक प्रावधान है जिसकी मैंने चर्चा कर दी, डिटेल में आपको चर्चा कर दी। अब मैं थोड़ी सी चर्चा कार्मिक नीति के अब मैं सदस्य बनाने की मैंने चर्चा की, थोड़ी सी चर्चा इससे पहले कि मैं थोड़ा कार्मिक नीति पढ़ाऊँ, थोड़ी सी चर्चा मैं कर देता हूँ कि सदस्यता समाप्ति का भी प्रावधान है। कोई व्यक्ति सदस्यता का परित्याग भी कर सकता है, इसका प्रावधान रूल 14 में है, उसमें है, लेकिन कोई भी व्यक्ति या पैक्स की विधि में है, लेकिन सदस्यता तब तक वो परित्याग कर सकता है। वो प्रबंधन समिति को पहले उसको 3 महीने का नोटिस देना होगा,
और प्रबंधन समिति उसको सदस्यता के परित्याग को स्वीकार सकती है, बशर्ते वह सोसाइटी का रोहिणी नहीं हो या कोई सोसाइटी का कोई सिक्योरिटी प्रतिभूति का गारंटर नहीं हो और कम से कम वह 1 साल तक मेंबर रहा हो, तभी वह सदस्यता त्याग कर सकता है। पहली बात। अब रूल 14 में है, रूल 14 में है त्याग का प्रोविजन है, निष्कासन का भी है कि यदि किसी व्यक्ति को चाहे जो यदि आप पैक्स की विधि में देखेंगे तो उसमें प्रावधान है कि यदि कोई विधि पैक्स के हितों के खिलाफ काम कर रहा है या कोई ऋण का लगातार बकायेदार हो या दुष्प्रचार कर रहा हो तो पैक्स चाहे तो उसको निष्कासित कर सकता है, सदस्यता से निष्कासित कर सकता है। और एक रूल 8 में जो अयोग्यता है, वो अयोग्यता किसी में आ जाएगा तो स्वतः तो सदस्य रह नहीं सकता है। अब मैं थोड़ा सा मैंने अभी चर्चा की थी कार्मिक नीति में स्वायत्तता के बारे में, कि इस संदर्भ में मैं थोड़ा सा चर्चा कर देना चाहूँगा कि पैक्सों को जो कार्मिक नीति बनाना था, DCCB ने अपनी कार्मिक नीति बना लिया, कॉम्फेड ने बना लिया, SCB बना लिया, लेकिन पैक्सों के द्वारा कोई कार्मिक नीति नहीं बनाया गया। तो इस परिस्थिति में जो निबंधक का कार्यालय है उसने एक पैक्सों के लिए कार्मिकों के आदर्श सेवा नियमावली को उसने प्रचारित किया, एक पत्र के माध्यम से प्रचारित किया। उसने कहा कि एक आदर्श कार्मिक सेवा नियमावली की ज़रूरत है और प्रबंधकारिणी समिति इसको अडॉप्ट करे, क्योंकि पैक्सों के पास उतनी एक्सपर्टाइज नहीं है, उतनी विशेषज्ञता नहीं है, तो इसलिए निबंधक के स्तर से इसको बनाया गया है। अधिकांश पैक्सों की कार्यकारिणी समिति ने इसको अंगीकृत कर लिया है। तो यह पैक्स की अब यही कार्मिक नीति हो गई और भविष्य में यदि पैक्स को किसी तरह की बहाली करना है तो उसको इसी कार्मिक नीति का अनुपालन करना होगा। इस कार्मिक नीति से यदि इतर कोई बहाली करता है या उसके वेतन में भुगतान में कोई खर्च किया जाता है तो वह राशि है वह धारा 40 के अंतर्गत सरचार्ज की राशि होगी और संबंधित से वसूला जाएगा। इसको ध्यान रखना है कि कार्मिक नीति से इतर किसी कर्मी की आप बहाली नहीं कर सकते हैं, आप उसको पैक्स में नहीं रख सकते हैं, और यदि रखते हैं तो वह धारा 40 है जिसकी चर्चा मैं आगे करूँगा, वह सरचार्जेबल होगा, उसका वेतन, उसका भत्ता और उसकी वसूली संबंधित से या आपसे की जाएगी या प्रबंधकारिणी से की जाएगी धारा 40 के तहत सरचार्ज के लिए। अब कार्मिक नीति की मैं थोड़ी सी चर्चा कर देना चाहूँगा। कार्मिक नीति जो रजिस्ट्रार का जो यह पत्र है, यह पत्रांक 328 है 13/1/2023, इसको आपको देख लेना चाहिए कहीं से, जो हमारे पैक्स के अध्यक्ष हैं, प्रबंधकारिणी के सदस्य हैं या प्रबंधक है, इसको कहीं से इस पत्र को देख लेना चाहिए कि कार्मिक नीति आखिर क्या कहता है। कार्मिक नीति 328 पत्रांक 328 13/1 दिनांक 13/1/2023 है। इस कार्मिक नीति में पूरा नियमावली का प्रारूप बनाया गया है कि पैक्स के कर्मियों के लिए आदर्श नियमावली क्या होगा, जो सर्विस कोड है। जैसे हम लोग का सर्विस में थे तो सर्विस कोड होता था, उसी तरह से एक सर्विस कोड है, बड़ा डिटेल में इसकी चर्चा की गई है कि किस तरह से आपको कार्मिक को रखना है। इसमें 3 कैटेगरी किया गया है पैक्सों का। अध्याय 1 में तो उसने परिभाषा दिया है और इसको विस्तृत किया है। अध्याय 1 प्रारंभिक है। अध्याय 2 को देखना है जिसमें 3 कैटेगरी किया गया है पैक्स का ABC। 2 करोड़ से अधिक जो जिनकी कार्यशील पूंजी है उनको A कैटेगरी में रखा गया है। 50 लाख से 2 करोड़ तक जिनकी कार्यशील पूंजी है उनको कैटेगरी B में रखा गया है, और जिनकी कार्यशील पूंजी 50 लाख तक है उनको कैटेगरी C में रखा गया है। इस कैटेगरी के पीछे उद्देश्य है कि किस कैटेगरी के पैक्स में कितने कर्मी रह सकते हैं, इसलिए इसको समझने की ज़रूरत है। कैटेगरी A के जो पैक्स हैं जिनकी कार्यशील पूंजी 2 करोड़ से अधिक है, वह 1 प्रबंधक, 1 लेखापाल और 1 बहुउद्देशीय सहायक रह सकते हैं, माने कुल 3 पद रह सकता है। जो B श्रेणी के पैक्स हैं वह 1 प्रबंधक और 1 बहुउद्देशीय सहायक रह सकते हैं, अर्थात यहाँ 2 पद रहेगा स्टाफ का। और जो C कैटेगरी के पैक्स हैं जिनकी कार्यशील पूंजी 50 लाख तक है, वो मात्र 1 प्रबंधक रह सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है जब आप स्टाफ को रखते हैं अपने यहाँ। तो जो आदर्श कार्मिक सेवा नियमावली है उसको आप अध्ययन कर लें और उसमें जो कंडीशंस दिए गए हैं कि किस स्थिति में आप कितने कर्मी को रख सकते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसमें कर्मियों की कुछ योग्यताएं भी निर्धारित की गई हैं, उसको भी ध्यान में रखना है। और एक कमेटी का निर्माण किया गया है कि कार्मिकों की बहाली कैसी होगी, विज्ञापन दिया जाएगा और बहाली के लिए कमेटी होगी जिसके अध्यक्ष पैक्स अध्यक्ष होंगे, और जो कार्यकारिणी के 3 नामी सदस्य हैं वो उसमें 3 सदस्य होंगे उसके, और एक जो संबद्ध बैंक है, संबद्ध बैंक का एक प्रतिनिधि होगा, MD एक प्रतिनिधि को नामित करेगा,
जो चयन समिति होगी अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। 3 सदस्य कार्यकारिणी में से नामित किए जाएंगे, कार्यकारिणी के सदस्य, जिसमें से महिला वर्ग का 1 होगा, 1 सदस्य आरक्षित वर्ग का भी होगा, और 1 सदस्य होंगे जो संबद्ध समिति है, जैसे पैक्स का डीसीसीबी संबद्धता है तो डीसीसीबी के एमडी द्वारा नामित प्रतिनिधि होंगे। अब इसमें क्या योग्यता है इसको भी देख लीजिए। प्रबंधक के लिए है कि स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में प्रशिक्षित टैली के साथ। इसको आप योग्यताएं के भी देख लीजिए, प्रबंधक का क्या योग्यता है, लेखापाल का क्या योग्यता है, बहुउद्देशीय सहायक की क्या योग्यता है, पात्रता क्या है कि 18 से 45 वर्ष की उम्र होना चाहिए, जो सहकारी समिति में काम कर चुका हो तो उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन है उसको देख लीजिए। फिर किस तरह से उसको एडवर्टाइज़ करना है इसको भी आप देख लीजिए। उसके बाद से प्राप्तांक कैसे देना है योग्यता के आधार पर, इसको भी आपको देख लेना है, और उसमें प्रशिक्षण कैसे देना है उसको भी देख लीजिए। वार्षिक वेतन वृद्धि कैसे है, सर्विस कोड कैसे खुलेगा। और जो वर्तमान में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि वर्तमान में जो आपके यहाँ प्रबंधक कार्य कर रहे हैं वह यदि उनमें जो भी योग्यता निर्धारित की गई है प्रबंधक के लिए या बहुउद्देशीय सहायक के लिए या फिर जो लेखापाल है जो पद है उसके लिए, यदि वह प्रबंधक के लिए या लेखापाल के लिए या बहुउद्देशीय सहायक के लिए जो योग्यता निर्धारित है, यदि उस योग्यता उनमें नहीं है तो उनको 1 साल का समय दिया गया था योग्यता प्राप्त करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि इसको आपको थोड़ा सा अध्ययन कर लेना है, क्योंकि इसी के अनुपात में आपको कोई भी कार्मिक रखना है, और यदि कार्मिक इससे इतर रखते हैं तो फिर वो सरचार्जेबल हो जाएगा। मैंने डिटेल से आपको इसकी कार्मिक नीति की चर्चा कर दी। मैं थोड़ा अब आगे आता हूँ। अब आप थोड़ा सा 44 कब पर आइए, चैप्टर 3 में चैप्टर 6D पर लौटता हूँ। अभी मैंने जो 66 की चर्चा की थी या 48 की चर्चा की थी वो चैप्टर 6D का अंग नहीं था, प्रसंग में मैंने उसकी चर्चा कर दी। इसी तरह रूल 8 की मैंने चर्चा की, वो भी 6B चैप्टर 6D का अंग नहीं था। चैप्टर 6D का अंग था 44 क, जिसकी मैंने चर्चा की प्रत्येक पैक्स जमाकर्ताओं एवं उधारकर्ताओं के लिए सदस्यता या सदस्यता का प्रावधान करेगा। फिर 44 क सभी वित्तीय एवं आंतरिक प्रशासनिक मामले में स्वायत्ता की बात है। फिर मैं अब आता हूँ 44 क, तीसरा जो है 44 क कहता है कि पैक्स की हिस्सा पूंजी चर्चा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित समितियों के लिए है, लेकिन मैं चर्चा पैक्स कर रहा हूँ इसलिए मैं कोई पैक्स का नाम लूँगा। पैक्स की हिस्सा पूंजी में राज्य सरकार का अंशदान कुल प्रदत्त हिस्सा पूंजी से 25% से अधिक नहीं होगा। यदि प्रदत्त हिस्सा पूंजी 1 लाख है या 3 लाख है तो उसका 25% मैक्सिमम राज्य सरकार का अंशदान होगा। और यदि सरकार पैक्स की प्रबंधकारिणी चाहे, वार्षिक आम सभा चाहे, तो राज्य सरकार के अंशदान को कम भी कर सकती है, पैसा उसको लौटा सकती है, और राज्य सरकार इससे मना नहीं कर सकती है। अब मैं 44 क उपधारा 2 में आता हूँ, जो कहता है कि पैक्स की प्रबंध समिति में राज्य सरकार का कोई नामित व्यक्ति नहीं होगा। पैक्स प्रबंधक होगा जो पैक्स का प्रधान सचिव होगा, लेकिन वो पैक्स द्वारा कार्मिक नीति द्वारा नियुक्त किया गया ही व्यक्ति होगा। अब मैं 44 क की उपधारा 1 की चर्चा आपसे कर देता हूँ। यह कहता है पैक्स है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एवं यथाभित प्रावधानों के किए जाने पर 1996 के स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत निबंधित संबद्धक सहकारी सोसाइटी की सदस्यता प्राप्त कर सकती है। यह भी एक है कि स्वावलंबी सहकारी समिति की सदस्यता से संबंधित यह प्रावधान है। अब मैं 44 ख की चर्चा करूंगा, एक महत्वपूर्ण है जिसको आपको जानना चाहिए कि यह कहता है कि पैक्स पर व्यवसाय करने के लिए कार्य क्षेत्र के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं होगा। पैक्स का गठन पंचायत स्तर पर किया गया है, सदस्य उसके पंचायत के सदस्य होंगे जो पंचायत के निवासी हैं, परंतु कार्य क्षेत्र के संबंध में व्यवसाय के लिए कार्य क्षेत्र के संबंध में कोई बंधन नहीं रहेगा। व्यवसाय वह पंचायत से बाहर जाकर भी कर सकता है। इसलिए कभी कभी होता है कि एक पैक्स दूसरे पैक्स के सदस्यों का भी धान की खरीदारी करता रहा है भूत में। अब मैं अगला प्रोविजन क्या है उस पर मैं आता हूँ। यह प्रोविजन 44 ख है, कहता है कि पैक्स की अपनी निधि को, पैक्स का जो अपना फंड है उसको RBI द्वारा बनाए गए दिशा निर्देश के आलोक में किसी भी वित्तीय संस्था में निवेश अथवा जमा करने की स्वतंत्रता होगी। इसको एक महत्वपूर्ण प्रावधान है कि RBI द्वारा जो बनाया दिशा निर्देश है उसके अंतर्गत आकर पैक्स किसी भी वित्तीय संस्था में अपना जो फंड है उसको जमा करेगा, निवेश करेगा।
यह एक पैक्स को चालकालीन सरकारी शासन संस्था को यह स्वतंत्रता दी गई है। इसको भी समझने की ज़रूरत है। यद्यपि हम लोग इनकरेज करते हैं कि जो पैक्स की राशि हो उसकी संबद्धक संस्था जो डीसीसी भी हो उसी में जमा हो, ताकि एक अच्छा संबंध आपस में बना जाएगा। लेकिन पैक्स को आज़ादी है कि किसी भी वित्तीय संस्थान में वो इन्वेस्ट कर सकता है आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार। अब मैं 44 ख का पाता हूँ। 44 ख का कहता है कि पैक्स रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सकता है एवं पुनर्वित्त रीफिनांस राष्ट्रीय बैंक से अभिप्राय में नाबार्ड है, नाबार्ड या किसी दूसरे पुनर्वित्त एजेंसी से प्रत्यक्षतः डायरेक्टली अथवा आरबीआई द्वारा विनियमित अपने पसंद की किसी वित्तीय संस्थान से प्राप्त कर सकता है। पुनर्वित्त प्राप्त कर सकता है किसी भी वित्तीय संस्थान से, जो ऋण प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो संबद्ध सोसाइटी है डीसीसी से भी ऋण प्राप्त करें। एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, पैक्स को इस मामले में ऑटोनॉमी दी गई है। कितना पालन हो रहा है मैं नहीं जानता हूँ कि अमूमन डीसीसी से भी ही ऋण प्राप्त किया जाता है, या कैश क्रेडिट ऋण हो या किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ऋण हो। लेकिन यह प्रावधान करता है रीफिनांस के संदर्भ में कि पैक्स रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किसी भी वित्तीय संस्थान से उसको रीफिनांस प्राप्त कर सकता है, या नाबार्ड द्वारा विनियमित अपनी पसंद की किसी वित्तीय संस्थान से रीफिनांस प्राप्त कर सकता है। पैक्स इस संबद्धक सहकारी समिति से रीफिनांस प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं है। पैक्स का संबद्धक सहकारी समिति रीफिनांस के मामले में डीसीसी भी है, तो यह स्पष्ट करता है 44 का ख ग पैक्स इसके लिए बाध्य नहीं है कि डीसीसी भी से ही रीफिनांस प्राप्त करें। इसको भी समझने की जरूरत है, बहुत प्रचलन में है नहीं। अब मैं 44 ख छ की उपधारा 2 पढ़ाता हूँ। यह कहता है कि पैक्स की प्रबंध समिति का अक्रमण इस अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत निबंधक द्वारा सिर्फ निम्नलिखित परिस्थितियों के अंतर्गत किया जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हमारे यहाँ जो भी सुपरसेशन होता है सरकारी समितियों का, वैसी सरकारी समितियों का जब मैं धारा 41 पाऊँगा तो डिटेल में उसकी चर्चा करूँगा कि वैसी सरकारी समितियों का हम लोग धारा 41 के अंतर्गत उसको सुपरसीड करते हैं, जिसमें राज्य सरकार ने जिसको ऋण दिया हो या हिस्सा पूंजी दिया हो या कुछ अन्य वित्तीय सहायता दी हो, या उस सरकारी समिति ने कोई ऋण लिया हो, राज्य सरकार ने उसकी गारंटी दी हो, तो राज्य सरकार को सेक्शन 41 में कार्रवाई करने का अधिकार है। लेकिन जो चैप्टर 6D वह कहता है कि चैप्टर 6D का 44 ख छ की उपधारा 2 पैक्स की प्रबंध समिति का अक्रमण इस अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत निबंधक द्वारा सिर्फ निम्नलिखित परिस्थितियों के अंतर्गत किया जाएगा। जब भी मैं निबंधक शब्द का प्रयोग करता हूँ तो निबंधक या उनके प्राधिकृत प्राधिकारी जो संबंधित अधिनियम नियमावली का पावर जिनको डेलीगेट है उनकी बात है। अब कौन परिस्थिति है? क कहता है अगर पैक्स लगातार 3 साल घाटा में रहा हो, अथवा ख यदि गंभीर वित्तीय अनियमितता या धोखाधड़ी प्रकाश में आया हो, ग यदि इस तरह का कोई न्यायिक निर्देश हो कि नहीं इनको सुपरसीड कीजिए तब, और घ यदि 3 लगातार बैठकों में गण पूर्ति का अभाव रहा। इस 4 कंडीशन में 44 ख छ निर्देश देता है कि आप पैक्स की प्रबंधकारिणी समिति को सेक्शन 41 के तहत निबंधक सुपरसीड कर सकते हैं। 41 में आऊँगा तो मैं थोड़ी सी चर्चा फिर इस पर करूँगा। फिर मैं अब आगे बढ़ता हूँ। 44 ख छ क्या करता है? 44 ख छ का उपधारा 1 कहता है पैक्स, हाँ एक चीज़ मैं कोरम से संबंध में एक चर्चा कर ही दूँ कि उल्लेखनीय है कि पैक्स की विधि की खंडिका 27 में प्रबंध समिति की बैठक का कोरम 7 निर्धारित किया गया है। कोरम कम से कम प्रबंध समिति की बैठक का 7 निर्धारित किया गया है। मैं पैक्स की चर्चा कर रहा हूँ। यद्यपि जो बेगूसराय केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड का एक आदेश आया था 2023 में, उसमें उसने आदेश दिया था कि डबल बेंच का फैसला था कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं और एमडी हैं उनको मिलाकर जो संख्या बनती है वही कोरम होगा। तो खैर उसका संदर्भ भिन्न था। यहाँ जो पैक्स विधि की खंडिका 27 है वह कहता है कि प्रबंध समिति की बैठक का कोरम 7 होगा। इसकी चर्चा मैंने इसलिए कर दी कि यदि 44 ख छ की उपधारा 2 का घ कहता है कि यदि लगातार 3 बैठकों में कोरम पूरा नहीं होता है तो पैक्स की प्रबंधकारिणी समिति को अवक्रमित किया जा सकता है। अब समस्या कहाँ आएगी? जब धारा 41 पर मैं विवेचना करूँगा तो थोड़ी सी इसकी चर्चा मैं आपसे कर दूंगा कि समस्या कहाँ आएगी इस कोरम के बारे में। और रूल में भी प्रोविजन है कि पैक्स में कम से कम जो स्ट्रेंथ है
उसका 50% या उससे अधिक इलेक्टेड और जो सहयोगी पैक्स प्रबंधक है उनको लेकर ही कोरम माना जाएगा। ये कभी है जिसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। अब 44 ख की उपधारा 2 एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नहीं पहले 44 ख की उपधारा 1 में कि पैक्स की विद्यमान प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व उसका निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा कराया जाएगा, और यदि निर्वाचन नहीं हो पाता है तो प्रबंध समिति की अक्रमण के 6 महीने के अंदर उसका निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार कराएगा। यह प्रावधान है। 44 ख की उपधारा 2 का यह प्रावधान है कि यदि 44 ख के अंतर्गत 44 ख की उपधारा 2 के अंतर्गत किसी सहकारी सोसाइटी का निबंधक द्वारा आक्रमण किया जाता है तो उसके प्रबंध समिति के सभी सदस्य आक्रमण से लेकर 5 वर्षों के लिए दोबारा चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं होंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसको हमारे पैक्स के अध्यक्ष को, कार्यकारिणी के सदस्य को देखना चाहिए कि 44 ख की उपधारा 2 में अधिकार है कि 4 कंडीशन में निबंधक प्रबंध समिति को अधिक्रमित कर सकते हैं, सुपरसीड कर सकते हैं कि अगर पैक्स लगातार 3 साल से घाटा में रहा हो, अथवा यदि गंभीर वित्तीय निमित्तता या धोखाधड़ी प्रकाश में आया हो, या फिर यदि इस तरह का कोई अन्यायिक आदेश हो, या यदि 3 लगातार बैठकों में गणपूर्ति का अभाव हो। इन क्लॉजों के आलोक में यदि धारा 41 के अंतर्गत प्रणकारिणी को सुपरसीड किया जाता है तो प्रणकारिणी के जो भी सदस्य होंगे अगले 5 साल तक प्रणकारिणी के निर्वाचन में अभ्यर्थी नहीं हो सकते हैं, उसके लिए अयोग्य हो जाएंगे। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मैं 44 ख की उपधारा 1 पे आता हूँ। यह कहता है कि पैक्स अपने नाम के साथ बैंकिंग शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता है। बहुत ही स्पष्ट कर दिया गया है कि पैक्स अपने नाम के साथ बैंकिंग शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, और यदि कोई बैंकिंग शब्द का प्रयोग करता है तो उसके लिए जुर्माना की व्यवस्था की गई है अधिनियम में। इसको ध्यान में रखना चाहिए। भले पैक्स हो सकता है कि अपने सदस्यों से जमा पूंजी ले रहा हो, लेकिन तभी वो बैंकिंग शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता है। अब 44 ख की उपधारा 2 है, उसकी मैं चर्चा करता हूँ। यह कहता है कि यदि कोई पैक्स बैंकिंग शब्द का उपयोग करता है तो रजिस्ट्रार को आदेश है कि उस पैक्स को डीरजिस्टर्ड कर दे, अनिबंधित कर दे। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है कि कभी आप पैक्स के साथ बैंकिंग शब्द का प्रयोग नहीं करें, नहीं तो रजिस्ट्रार को उस पैक्स को डीरजिस्टर्ड करने का भी पावर है। अब मैं 44 ख न पाता हूँ। इसमें है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित होने की तिथि से कैडर प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा। जो पुराने पैक्स अध्यक्ष हमारे वो जानते हैं कि प्रत्येक पैक्स में कैडर प्रणाली के तहत एक प्रबंधक होते थे जो उनके सचिव होते थे, और डिस्ट्रिक्ट कैडर समिति थी जिसके सचिव MD होते थे, और कंट्रीब्यूशन के आधार पर वेतन दिया जाता था। वही पैक्स का प्रबंधक होता था। उस पद को 2013 के अधिनियम के द्वारा समाप्त करने की व्यवस्था की गई। वर्तमान में प्रबंधक रखने का अधिकार पैक्स को खुद है। अब मैं 44 ख की आता हूँ कि यह कहता है कि रिजर्व बैंक या नाबार्ड के परामर्श के बिना इस अधिनियम की धारा 62 की उपधारा 2 का प्रयोग पैक्स के संदर्भ में नहीं किया जाएगा। धारा 62 की उपधारा 2 कतिपय मामलों में छूट देता है सरकारी समितियों को, तो कहता है कि निबंधक रिजर्व बैंक के अध्यक्ष के परामर्श के बिना ऐसा नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान मैंने मोटा मोटी जो चैप्टर 6D का जो प्रावधान था उसकी चर्चा कर दी। अब मैं अब आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या स्थिति है। अब अन्य प्रावधान क्या है, मैं वैसे प्रावधानों की अब चर्चा कर रहा हूँ जिनका कोई ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं है। जैसे धारा 13 कहता है कि राज्य सरकार सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई करेगा। इसमें इसी धारा 13 के मैंडेट के अंतर्गत राज्य सरकार आपको वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है, ऋण प्रदान कर सकती है, शेयर में हिस्सा पूंजी बढ़ा सकती है, या फिर आपको किसी लीन की गारंटी दे सकती है। यह राज्य सरकार का दायित्व है। कैश क्रेडिट ऋण तो पैक्स प्रदान किया ही जाता है, मार्जिन मनी भी उपलब्ध किया जाता है कभी कभी, या फिर आपको बहुत सा कृषि हरित संयंत्र दिया गया है। अब धारा 13 ख कहता है कि नाम का संप्रदर्शन होना चाहिए। ये आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो पैक्स का कार्यालय है, मुख्य कार्यालय या जो क्षेत्रीय कार्यालय कोई और अन्य कार्यालय में है, तो पैक्स का नाम, निबंधन संख्या, ये सब मोटे मोटे अक्षरों से डिस्प्ले होना चाहिए बोर्ड में। अब मैं धारा 14 की उपधारा 2 पर आता हूँ। यह कहता है कि निबंधित सोसाइटी का प्रबंधन इस अधिनियम एवं इस अधिनियम के अधीन गठित प्रबंध समिति नियमावली के अधीन विधियों के अधीन गठित प्रबंध समिति में निहित होगा। यह पैक्स पर भी लागू होगा। धारा 14(2) प्रत्येक सहकारी समिति के लिए एक प्रबंध समिति का प्रावधान कर रहा है, तो पैक्स पर भी लागू होगा। और यह प्रावधान अधिनियम, नियमावली और विधियों के अंतर्गत है। धारा 14 की उपधारा 2 क्या कहता है, इसको देखिए। यह पैक्स की सदस्य संख्या निर्धारित कर रहा है। यह कहता है कि
प्राथमिक सोसाइटी की प्रबंध समिति में कुल अधिकतम 13 सदस्य होंगे। पैक्स भी एक प्राथमिक सोसाइटी है, इसके लिए इसका अधिकतम सदस्य संख्या 13 है। और इसमें पैक्स की उपविधि की कंडिका जो है 25, उसकी उपकंडिका 2 में कहा गया है कि पैक्स में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य निर्वाचित होंगे और प्रबंधक उसका पदेन सचिव होगा। प्रबंधक की बहाली के संदर्भ में मैंने चर्चा कर दी। तो कुल 12 सदस्य निर्वाचित होने हैं। निर्वाचन का कार्यक्रम बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा कराया जाता है। ये आप स्पष्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं थोड़ी चर्चा कर देता हूँ कि प्रबंधकारिणी का सदस्य होने के लिए क्या योग्यता है। रूल 23 प्रबंधकारिणी का सदस्य होने की क्या योग्यता निर्धारित करता है, इसको भी हमको थोड़ा सा जानना चाहिए। रूल 23 में है कि कोई भी व्यक्ति प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता है यदि वो सहकारी समिति का सदस्य नहीं हो और पैक्स का सदस्य नहीं हो, या फिर वह किसी प्रकार के किसी सोसाइटी से या किसी प्रकार अन्य सोसाइटी से लिए ऋण का व्यतिक्रमी न हो, अथवा प्रबंध समिति का कोई बकाया उस पर नहीं हो। नामांकन की तिथि को यदि व्यतिक्रमी हो और नामांकन की तिथि के एक दिन पहले भी वह राशि को जमा कर दे तो व्यतिक्रमी होने से वह मुक्त हो जाएगा। इसका स्पष्ट प्रावधान कर रहा है, इसको हमको देखने की जरूरत है। और फिर वो कहता है कि वह उस पर उस सोसाइटी से जिस सोसाइटी के लिए लड़ना चाहता है उस पर कोई इंक्वायरी लंबित नहीं हो रजिस्ट्रार के ऑर्डर से, या फिर कहता है कि उस पर कोई सरचार्ज का मामला किसी सरकारी सोसाइटी का लंबित नहीं हो तो वह भी अभ्यर्थी होने का पात्र नहीं होगा। या फिर है कि उस पर पैक्स के किसी भी सरकारी समिति के संव्यवहार से संबंधित किसी मामले में कोई दंडित कार्रवाई न्यायालय में लंबित हो और न्यायालय ने उसमें संज्ञान ले लिया हो। इस आधार पर बहुत सारे लोग जिनका सरचार्ज ऑर्डर हो गया था या अवार्ड केस फाइनल हो गया था उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ है, या फिर कॉन्जियंस कोर्ट ने ले लिया है तो उनका भी नॉमिनेशन रिजेक्ट किया गया है। तो इसको भी हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि क्या योग्यता है। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि हो सकता है कि प्रबंध समिति के सदस्य निर्वाचित हो गए हों, अध्यक्ष हो गए हों, और आप में रूल 8 जो सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख करता है और रूल 23 उसकी कोई योग्यता आ गई हो, तो फिर रूल 24 में प्रोविज़न है कि यदि रूल 8 या रूल 23 की योग्यता आ जाएगी तो प्रबंधकारिणी के अध्यक्ष या सदस्य आप नहीं रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए कोई व्यक्ति यदि आपको हटाना चाहता है तो उस व्यक्ति को सेक्शन 48 में रजिस्ट्रार के यहाँ जाना होगा विवाद में, और फिर रजिस्ट्रार के न्यायालय के आदेश से आपको हटाया जाएगा। इसलिए इसमें भी सावधानी जानने की जरूरत है कि रूल 8 या रूल 23 का कोई योग्यता आ जाए तो रूल 24 के प्रोविज़न के अंतर्गत आप नहीं रह सकते हैं, सदस्य नहीं बने रह सकते हैं। तो बहुत सारी है। एक प्रोविज़न्स और है 14(9) का है, वह कहता है कि सभी सहकारी समिति की प्रबंध समिति की सदस्यों की पदावधि निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष की होगी। निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष का टर्म है सभी सदस्यों के लिए। और एक बार मैं स्पष्ट कर दूं कि नियमावली में भी स्पष्ट कर दिया गया है, जिसकी मैं आगे चर्चा करता हूं, कि आप स्वतः प्रभार लिए समझे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको चार्ज दिया है। जिस दिन से निर्वाचन हो गया आप उस दिन से स्वतः प्रभार लिए हुए समझे जाएंगे। अब थोड़ी सी चर्चा आकस्मिक रिक्ति को कर दूँ कि यदि पैक्स की प्रबंधकारिणी समिति में कोई आकस्मिक रिक्ति हो जाए तो फिर कैसे भरा जाएगा। तो इसमें अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 9 में प्रावधान है कि प्रबंध समिति की में कोई आकस्मिक रिक्ति उसी वर्ग के सदस्यों से मनोनयन द्वारा भरी जाएगी यदि बोर्ड की मूल अवधि आधे से कम बची हो। मैंने 5 साल की अवधि हो, 5 साल में 2.5 साल के बाद यदि किसी की मृत्यु हो गई तो मनोनयन के द्वारा, नॉमिनेशन के द्वारा उसी तरह कैटेगरी के सदस्य भरा जाएगा। इसी तरह कहता है कि यदि 2.5 साल से कम अवधि पूरा हुआ हो और इसी बीच किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो उसके लिए तो निर्वाचन कराएगा, उपनिर्वाचन कराएगा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार। और जो मनोनयन का प्रावधान है कि 2.5 साल के बाद मनोनयन होगा, उस संबंध में मैं एक चर्चा कर देता हूँ। गया का एक गुरुआ पैक्स का मामला था कि उसमें कार्यकारिणी के एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया। पिछले वर्ग से आते थे, सब संबंधित अच्छित कोटि के थे, तो फिर कॉप्शन कर लिया पैक्स ने। क्वाइट नेचुरल था कि उनको कॉप्शन करना था, कॉप्शन कर लिया किसी सदस्य को। अब कुछ दिनों के बाद उस पैक्स के अध्यक्ष ने रिजेक्शन टैग पर दे दिया। अब फिर जो कॉप्टेड हुए थे कार्यकारिणी में उन्हीं को पैक्स की कार्यकारिणी ने कॉप्ट कर दिया अध्यक्ष के लिए। इसमें बहुत मुकदमा चला, हाई कोर्ट में गया, सेक्रेटरी के न्यायालय में गया। अंत में रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार को कहा कि आप इस इशू को सेटल कर दीजिए, और रजिस्ट्रार ने सेटल कर दिया। 14 अगस्त का फैसला है या 16 अगस्त का,
16 अगस्त 2024 का, कि कॉप्टेड सदस्य कार्यकारिणी के सदस्य तो हो ही सकते हैं, कॉप्ट हो ही सकता है, और कॉप्टेड कार्यकारिणी के सदस्य को अध्यक्ष के रूप में भी कॉप्ट किया जा सकता है 2.5 साल की अवधि के बाद। एक महत्वपूर्ण फैसला है जिसका दुगामी प्रभाव पड़ेगा, जो हमको जानना चाहिए। तो मोटा मोटी मैंने विभिन्न प्रावधानों की चर्चा की। कतिपय प्रावधानों की मैं और चर्चा करता हूँ जो आपको जानना चाहिए। जैसे अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 10 का प्रावधान है, यदि 5 साल की अवधि में चुनाव का नहीं होगा तो बोर्ड स्वतः अधिकृत हो जाएगा और प्रशासक की नियुक्ति करने का निबंधक को अधिकार है। फिर धारा 14 की उपधारा यह कहता है कि सभी निबंधित सहकारी सोसाइटी अपने कार्यालय में अधिनियम, नियमावली, विधि और सदस्यों की पंजी की एक प्रति रखेगा और उसका निःशुल्क अवलोकन करने का अधिकार देगा। अब 14 की उपधारा 6 जो महत्वपूर्ण है, इसको जानिए। चूँकि आपका चुनाव हुआ है, बहुत जगह चुनाव को चुनौती दिया जाता है, तो कहता है 14 की उपधारा 6 कहता है कि किसी भी निबंधित सोसाइटी की प्रबंध समिति के निर्वाचन के परिणाम घोषित होने के 90 दिनों के अंदर निर्वाचन याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकेगी और इस अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत उसका विनिश्चय किया जाएगा। यह निर्वाचन याचिका रजिस्ट्रार के समक्ष दायर की जाएगी। तो 14 की उपधारा 6 में आपका जो चुनाव हुआ है, यदि कोई व्यक्ति चाहे तो उसको 90 परिणाम घोषित होने के 90 दिनों के अंदर एक निर्वाचन याचिका के माध्यम से चुनौती दे सकता है। और इस निर्वाचन याचिका की सुनवाई सेक्शन 48 में होगी और सेक्शन 48 में रजिस्ट्रार के न्यायालय में वाद आप दायर करेंगे और रजिस्ट्रार का अधिकार है कि वह अध्यक्ष न्यायालय को वो ट्रांसफ़र कर दे। अब एक छोटी सी चर्चा मैं आरक्षित निधि के संदर्भ में कर देता हूँ। आपको जानना चाहिए कि आपको धारा 18 में आरक्षित निधि का है कि जो शुद्ध लाभ है उसका 35% आपको आरक्षित निधि के मद में उसको ट्रांसफ़र करना है। इसी तरह सा एक 18 है, धारा 18 की धारा 3 है कि शुद्ध लाभ का न्यूनतम 10% सरकारी शिक्षा में विकास निधि में कंट्रीब्यूट करना है। इसको भी आपको इसे समझने की ज़रूरत है। एक है धारा 24 है। धारा 24 आपको समझना है कि जो कहता है कि यदि सदस्य की मृत्यु हो जाए तो उसका जो हित है, उसका अंतरण शेयर है, उसका क्या होगा। तो प्रबंधकारिणी को है कि जो उसका नॉमिनी है, संस्था फॉर्म में उसे नॉमिनी बनाया है, उसको यदि नॉमिनी अवेलेबल नहीं है तो उसको वैध उत्तराधिकारी को वह उसको ट्रांसफ़र कर सकता है शेयर का मूल्य या उसका हित, उसका शेयर ट्रांसफ़र कर देगा, या चाहे वो नगद रूप राशि चाहे तो नगद राशि का भी वो भुगतान कर सकता है। यह बड़ा ही स्पष्ट एक प्रोविज़न है। इसी तरह से एक धारा 29 है, उसको भी हमको धारा 25 है, उसको भी हमको थोड़ा देख लेना चाहिए। धारा 25 कहता है कि किसी भी निबंधित सोसाइटी का की विधि में संशोधन हो सकता है। यह वार्षिक आम सभा का अधिकार है, इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, धारा 26 की मैं जरूर चर्चा करूँगा, क्योंकि धारा 26 के अंतर्गत रजिस्ट्रार को यह आदेश अधिकार है। बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 26 के अंतर्गत रजिस्ट्रार को यह अधिकार है कि वह पैक्स की प्रबंधकारिणी को निर्देश दे, पैक्स को यह निर्देश दे कि सोसाइटी की विधियों में कतिपय संशोधित करें। हाल ही में रजिस्ट्रार के स्तर से एक चिट्ठी भी निकली है, आप इसको दिखेंगे, जिसमें उन्होंने कतिपय संशोधन की अपेक्षा की है। और यदि पैक्स की वार्षिक आम सभा, पैक्स की आम सभा उसको संशोधन को स्वीकृति नहीं प्रदान करती है तो रजिस्ट्रार को स्वतः आदेश है कि उसको संशोधन को स्वीकृत करे, उस पर मोहर मारे, हस्ताक्षर दे, आपको प्रेषित करे और वह संशोधन मान्य माना जाएगा। इसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कंपल्सरी अमेंडमेंट करते हैं। लेकिन इसमें है कि रजिस्ट्रार ने आपको नोटिस किया है तो आपको रजिस्ट्रार को आपको सुनना है। तो यदि जो अमेंडमेंट का प्रचलन है जो निर्धारित अवधि में है, जिसने आपने कोई आपत्ति दी है, तो रजिस्ट्रार उसकी सुनवाई करके ही कंपल्सरी अमेंडमेंट का ऑर्डर पारित करेंगे। अब धारा 27 है कि थोड़ा सदस्य का क्या अधिकार है, उसकी चर्चा करता है। सदस्य के अधिकार में है कि राशि का भुगतान कर देगा तो जो अधिकार है वह उपयोग कर सकता है। उसका चर्चा मैंने पहले ही कर दिया है। और उसको मत देने का अधिकार है ही, सदस्य को निर्वाचित होने का अधिकार है ही, और साथ ही कोई भी सदस्य हो या सदस्य मतदान करेगा और सोसाइटी की सभी बहियों अभिलेखों तक उसकी पहुंच रहेगी। जब चाहेगा तो उसका वो अवलोकन कर सकता है। बहुत ही स्पष्ट स्थिति है, किसी भी सदस्य को एक ही मत देने का अधिकार है। लेकिन सोसाइटी के अध्यक्ष को कोई जब वार्षिक आम सभा में कोई मत में समानता की स्थिति हो तो कास्टिंग वोट का अधिकार है। इसकी चर्चा मैं आपको आगे करूँगा। मैं अब एक धारा 29 है। धारा 29 कहता है जो पैक्स पर भी लागू होगा कि कोई भी सदस्य जो पैक्स का जो शेयर कैपिटल है, जो अथराइज शेयर कैपिटल है, कुल हिस्सा पूंजी है, उसका
1/5 अथवा 10,000, दोनों में जो कम हो उससे ज़्यादा नहीं करेगा। मतलब है कि मैक्सिमम या तो 1/5 शेयर लेगा या वह 10,000 लेगा। वैसे मान लीजिए यदि 3 लाख है तो 3 लाख का 1/5 तो 10,000 से ज़्यादा होगा, तो वह नहीं ले सकता है। वह 10,000 रुपया तक ही शेयर कैपिटल खरीद सकता है। अब मैं थोड़ी सी चर्चा वार्षिक आम सभा पर कर देता हूँ। वार्षिक आम सभा का प्रोविज़न 32 क में है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था है, हाल के वर्षों में चर्चित रहा है। खासकर खगड़िया केंद्रीय सहकारी बैंक और बेगूसराय केंद्रीय सहकारी बैंक की वार्षिक आम सभा में वहाँ के प्रबंध निदेशक को बीमित किया गया। इसको लेकर खैर छोड़िए, थोड़ी सी दूसरे विषय में इसकी चर्चा हुई। वार्षिक आम सभा एक बहुत पावरफुल संस्था है जो सभी विषयों पर विचार कर सकती है। इसको आपको एक्टिवेट करना चाहिए और पैक्स की प्रबंधकारिणी समिति को यह मैंडेट है, उसके लिए अनिवार्य है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के अंदर वह वार्षिक आम सभा कॉल करे। वार्षिक आम सभा में 15 दिन के पहले नोटिस होना चाहिए, कहाँ आम सभा होगा, क्या स्थान होगा, इसका निर्धारण होना चाहिए। और वार्षिक आम सभा में वित्तीय मामलों के साथ साथ कुछ मामले हैं, जैसे किसी सदस्य ने सदस्यता के लिए आवेदन किया और प्रबंधकारिणी ने भी उसके आवेदन को स्वीकृत कर दिया, तो उसकी सुनवाई करने का भी अधिकार वार्षिक आम सभा को है, जो हो नहीं रहा है। यह अधिकार पैक्स की वार्षिक आम सभा को है, लेकिन यह इस अधिकार का प्रयोग नियमावली के तहत असिस्टेंट रजिस्ट्रार कर रहे हैं, जबकि हमको मालूम है कि अधिनियम की धारा अधिक प्रभावी होती है। तो इसको देखने की ज़रूरत है, एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। जिस तरह वार्षिक आम सभा जिस सदस्य की सदस्यता को समाप्त कर दिया है पैक्स की प्रबंधकारिणी ने, उसकी भी अपील सुन सकता है। यह सोसाइटी के विघटन का निर्णय ले सकता है, या सोसाइटी की अन्य सोसाइटी में परिसंघ में सदस्यता के बारे में निर्णय लेगा, या अपने यहाँ अपेक्षक नियुक्त करेगा, उसका पारिश्रमिक तय करेगा। तो पारिश्रमिक तय करने के संबंध में आप सावधानी बरतें कि मनमाना ढंग से किसी भी ऑडिटर, यदि आप सीए रखते हैं तो उसका पारिश्रमिक नहीं तय हो। और इसमें इस वार्षिक आम सभा को बहुत भास्ट पावर है 32 क में, उसको आपको देख लेने की ज़रूरत है। वार्षिक आम सभा को जनरली अध्यक्ष प्रिजाइड करते हैं। इसमें मेरा एक अलग वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल में चर्चा की है। अध्यक्ष की उपस्थिति में उपाध्यक्ष जहाँ नहीं हो, पैक्स में उपाध्यक्ष नहीं है, तो जो वार्षिक आम सभा में उपस्थित व्यक्ति हैं वो अपने में से तय करेंगे, उसको बनाएंगे। मैं अब आगे बढ़ता हूँ, ऑडिट पर आता हूँ। ऑडिट और निरीक्षण पर धारा 33 में है कि सरकार चाहे तो अपने ऑडिटर से या सीए से आपका ऑडिट करा सकती है, और ऑडिटर्स को आपको सभी अभिलेख अवेलेबल कराना है। इसमें आपको चूकने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इसमें आपको कठिनाई हो सकती है। इसी तरह धारा 33 का विशेष अंकेक्षण का प्रावधान करता है कि किसी मामले में विशेष अंकेक्षण हो जाए। धारा 33 ख है जो आपको कहता है कि कतिपय लेखाओं और अभिलेखों का आपको संधारण करना है। एक लंबी सूची है, जो धारा 33 ख में अभिलेखों के संधारण की सूचना है, उसका संधारण आपको करना चाहिए। एक मोटा मोटी इसकी जानकारी आपको मैंने दे दी है। धारा 34 से निबंधक द्वारा निरीक्षण है। निबंधक या उसके प्राधिकृत प्राधिकारी पैक्स का निरीक्षण कर सकते हैं, और निरीक्षण के समय उनको सहयोग देना है, हर संभव सहयोग देना है, मदद करना है। इसी तरह धारा 35 है निबंधक द्वारा जांच है। निबंधक सहकारी समिति की जांच का आदेश दे सकता है, पैक्स के भी क्रियाकलापों की जांच का आदेश दे सकता है। फिर 36 में है निबंधक द्वारा पंजीयों के निरीक्षण की चर्चा है। धारा 37 में वित्तदायी बैंक द्वारा बहियों के निरीक्षण की चर्चा है। आपका वित्तदायी बैंक यदि डीसीसी भी है तो आपकी बही का इंस्पेक्शन कर सकता है। और फिर धारा 38 एक महत्वपूर्ण धारा है जो लेखों को मंगाने तथा संबंध जारी करने की निबंधक की शक्ति का है। इसलिए आपको जो भी इंस्पेक्शन हो, इंक्वायरी हो, ऑडिट हो, उसमें जो भी अभिलेख मांगे जाएँ उनको आपको देना चाहिए, अदरवाइज उसको धारा 38 के तहत संबंध कर सकता है। धारा 40 एक सरचार्ज का प्रोविजन करता है। सरचार्ज की मैंने पहले भी चर्चा की, मैं फिर कर देता हूँ कि सरचार्ज यदि आप कोई ऑनथराइज एक्सपेंडिचर कर लेते हैं टैक्स के संदर्भ में, जो आपको नियमावली, अधिनियम और विधि में अनुमान्य नहीं है, या किसी राशि को रख लेते हैं या फिर कोई गबन कर लेते हैं, तो आप पर सरचार्ज का प्रोसीडिंग चलेगा। और सरचार्ज की प्रोसीडिंग के बाद यदि आप पर अधिभारित होते हैं तो फिर वो राशि आपको जमा करना होगा, या उसके इम्प्लीमेंट के लिए सक्षम प्राधिकार को सिविल कोर्ट में डिक्री भी राय दायर करने का अधिकार है, या सर्टिफिकेट भी कर सकता है। तो इसलिए पैक्स में जब आप खर्च करें तो थोड़ी सावधानी आप बरतें। मैं धारा 41 में प्रबंधन समिति के विघटन के संदर्भ में आता हूँ। अभी विघटन की बहुत चर्चा है कि किस तरह से किया जाएगा। मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ 4 का, कि जो कहता है कि बोर्ड के गठन तथा गतिरोध, कार्यकलाप में गतिरोध हो तो भी विघटन का अधिकार है। अभी वर्तमान में हो रहा है कि कई जगह हो रहा है कि जो कोरम तो 7 है, मैंने पहले ही चर्चा कर दिया। कई जगह हो रहा है कि जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं उनके अनुकूल कार्यकारिणी नहीं है, या कार्यकारिणी कुछ सदस्य उनके समर्थक हैं और कुछ सदस्य उनके विरोधी हो गए हैं। इसमें ध्यान देने की चीज़ जरूरत है कि यदि लगातार 3 बैठक में कोरम की पूर्ति नहीं हो, जिसकी मैंने चर्चा की, या जो रजिस्ट्रार या उनके प्राधिकारी को लगे कि वो बोर्ड के गठन में गतिरोध हो रहा है,
तो वो आपको बोर्ड को सुपरसीड कर सकता है। और सुपरसेशन होने की स्थिति में जो लोग इस तरह गतिरोध पैदा कर रहे हैं, उनको निर्वाचन 5 साल के लिए निर्वाचन लड़ने से अयोग्य घोषित किया सकता है। इसलिए एक डेमोक्रेटिक संस्था है, यदि हो सकता है कि अध्यक्ष से भिन्न कार्यकारिणी जीत गई हो, और तो दोनों को समन्वय करके आपस में करना चाहिए। और इसी में मैं सुपरसीड करके पावर है डीसीओ को कि आपकी कमेटी को सस्पेंड कर दे 6 महीना में के लिए, या फाइनली सुपरसीड ही कर दे। 6 महीना के लिए सस्पेंड करती है तो यदि सस्पेंशन आदेश को रिवोक नहीं करता है तो आपकी कमेटी पुनः स्वतः अधिष्ठापित हो जाएगी, और यदि सुपरसीड कर देता है तो फिर आपका इलेक्शन होगा। एक धारा 41(5) की मैं चर्चा कर देता हूँ। धारा 41(5) मैनेजिंग कमेटी को डिसॉल्व करने का पावर देता है सहकारी समिति का। यह डिसोल्यूशन डीसीओ के द्वारा किया जाता है। वह कहता है कि रजिस्ट्रार किसी निबंधित सोसाइटी की प्रबंध समिति को विघटित कर देगा यदि निबंधित सोसाइटी के बहुसंख्यक सदस्य और प्रबंध समिति के निर्वाचित पदधारी अपनी सदस्यता या पद से त्यागपत्र दे दें। यह है दूसरा है कि किसी निबंधित सोसाइटी की प्रबंध समिति के स्थानों की कुल संख्या का आधा किसी कारणवश रिक्त हो जाए। तो इसी स्थिति में रजिस्ट्रार को पावर है कि डिजॉल्व कर दे और वहाँ प्रशासक नियुक्त कर दे। तो रिजाइनेशन में देखिए, रिजाइनेशन किसने बात की, यह स्पष्ट नहीं कि रिजाइनेशन किसको देगा। यदि प्रबंध समिति का सदस्य रिजाइन करता है तो उसको नेचुरल है कि अध्यक्ष को देना चाहिए, और उसके रिजाइनेशन पर प्रबंध समिति ही विचार करेगी। लेकिन प्रबंध समिति की बैठक में वो भाग लेगा कि नहीं लेगा, निर्वाचन जिसने रिजाइन किया है। और यदि वो रिजाइन करने वाला सदस्य भाग नहीं लेता है और कोरम नहीं पूरता है तो बैठक होगी कि नहीं होगी, यह सब स्थिति बहुत तय नहीं है। और इस संबंध में एक बेगूसराय प्राय होता है कि डीसीओ के हम लोग जाते हैं, एक एफिडेविट करके निर्वाचन से अपना त्यागपत्र देते हैं, डीसीओ उसकी जांच करता है, निर्वाचन को स्वीकार कर लेता है, और 41(5) के शर्तों के यदि प्रबंध समिति का कुल संख्या का आधा किसी कारणवश रिक्त हो गया, उसको वैकेट घोषित करके उसको डिसॉल्व कर देता है। इसमें बेगूसराय बैंक में एक मामला आया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ने आदेश दिया था कि नहीं, आप रिजाइनेशन यदि किसी का सुन रहे हैं तो रिजाइनेशन की एक प्रक्रिया है, और रिजाइनेशन में उन लोगों को भी सुना जाना चाहिए जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। रजिस्ट्रार ने किया था कि कुछ लोगों ने रिजाइन किया था, उनको सुनकर उसने रिजाइनेशन स्वीकार कर लिया और बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया, यही 41(5) का प्रयोग करते हुए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार के ऑर्डर को क्वेश्चन कर दिया और कहा कि नहीं। तो मेरी ये मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति रिजाइन करता है तो चूँकि यह सेटल नहीं है कि रिजाइनेशन स्वीकार करने में प्रबंध समिति स्वीकार करेगी तो व्यक्ति बैठेगा कि नहीं बैठेगा, और यदि किसी व्यक्ति ने रिजाइन किया और रिजाइनेशन उसका स्वीकृत नहीं हो रहा है तो उसको स्वीकार करने का अधिकार डीसीओ को नहीं है। उसको सेक्शन 48 में रजिस्ट्रार कोर्ट में जाना होगा अपने रिजाइनेशन स्वीकार करने के लिए, और रजिस्ट्रार का कोर्ट यदि उसके रिजाइनेशन को स्वीकार कर लेता है और रिजाइनेशन के स्वीकार करने के कारण कुल संख्या का आधा पद रिक्त हो जाता है, तभी 41(5) का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति जहाँ यह स्थिति है इनको ध्यान रखना चाहिए कि यदि अध्यक्ष और कार्यकारिणी में मतभिन्नता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो मतभिन्नता वाले सदस्य हैं वो प्रबंध समिति को विक्टर के उद्देश्य से जाके डीसीओ के समझ जाके त्यागपत्र दे दें और एफिडेविट कर दें और डीसीओ उनका त्यागपत्र स्वीकार कर ले। डीसीओ इसके स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकार नहीं है। सक्षम प्राधिकार प्रबंध समिति है। प्रबंध समिति यदि नहीं स्वीकार करती है, नहीं विचार करती है, या फिर इशू आता है कि जो लोग त्यागपत्र दिए हैं वो बैठ सकते हैं कि नहीं, और यदि वो नहीं बैठते हैं तो कोरम कैसे पूरा होगा। तो इस स्थिति में जिन लोगों ने त्यागपत्र दिया है, जिनको बहुत हड़बड़ी है, वे रजिस्ट्रार के यहाँ सेक्शन 48 में त्यागपत्र देने जाए। लेकिन मैं उनको एक सलाह देना चाहूँगा कि यदि कोरम के अभाव में, जैसा मैंने 44 ख 6 की उपधारा 2 का चर्चा किया था कि यदि लगातार 3 बैठकों में गणपूर्ति नहीं हो रही हो और उस आधार पर यदि 41 की 4 के तहत 41 की उपधारा 1 की कंडिका 4 के तहत डिसोल्यूशन का ऑर्डर होता है तो वे सभी सदस्य 5 साल के लिए डिबार हो जाएंगे। इसलिए इसमें हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, तालमेल करने की जरूरत है। और फिर यदि 41(5) का भी प्रयोग करना चाहते हैं कि रिजाइन कर दे, रिक्ति 50% से अधिक हो जाए, तो इसमें भी डीसीओ सक्षम प्राधिकार नहीं है, यह स्वीकार सेक्शन 48 में उनको जाकर निबंधक यहाँ करना होगा। तो इस भी मैंने थोड़ी डिटेल में चर्चा कर दी 41 की, क्योंकि इसका संदर्भ आना था। 42, 43, 44 इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, मैं बहुत ज़्यादा नहीं मिलूँगा, उस पर चर्चा करूँगा। फिर मैं आगे कुछ प्रावधानों को आपको इंगित कर देना चाहता हूँ कि उसमें किन परिस्थितियों का आपका सामना करना पड़ सकता है, यह देखने की ज़रूरत है। अल्पकालीन साक्ष्य संरचना के इसमें दंड एवं प्रक्रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो धारा 45 से शुरू होता है, अध्याय 7 का अंग है।
देखिए 45 के अंतर्गत, धारा 45 के अंतर्गत आपके लिए मैंडेटरी है कि कोई सूचना आप दें तो सही दें, या कोई आपसे रिकॉर्ड और बही मांगे तो आप उसको उपलब्ध कराएं, और नहीं उपलब्ध कराते हैं तो उसके लिए फिर पेनल प्रोविजंस हैं, इसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। उसमें कहता है कि यदि आप इस तरह नहीं करते हैं तो आपको जो यदि कोई प्राथमिक दर्ज कर दे सक्षम प्राधिकार तो 1 वर्ष के लिए सज़ा होगा, 2000 का जुर्माना, या दोनों होगा। तो इसमें थोड़ा सावधानी होना चाहिए। और 45 क है कि नए सचिव का कार्यभार लिया जाना। नए सचिव मतलब है निर्वाचित सचिव की चर्चा है। हमारे यहाँ तो पैक्स में अध्यक्ष होते हैं, तो नए अध्यक्ष का जैसे ही निर्वाचन हो जाएगा वो स्वतः प्रभार लिए समझे जाते हैं। अब जो हो सकता है आउटगोइंग सेक्रेटरी हो या अध्यक्ष हो जो चुनाव हार गए हों, उनकी जिम्मेवारी है कि तुरंत सारे जो अभिलेख हैं, संपत्ति है या जो भी चीज़ है वो उनको हैंड ओवर कर दें। और यदि वे हैंड ओवर नहीं करते हैं तो सक्षम प्राधिकार आदेश देगा उनको कि भाई आप हैंड ओवर कीजिए। और यदि तब भी वह हैंड ओवर नहीं करते हैं तो सक्षम प्राधिकार को अधिकार है कि वह पुलिस प्राधिकारी और सशस्त्र बल की सहायता से बलपूर्वक उस संपत्ति को, उस अभिलेख को अपने कब्जा में ले लें। और यदि यह स्थिति है, इसके लिए प्रभार के आदान प्रदान में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहिए। इसमें दंडनीय यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसको आदेश दिया गया हो कि भाई प्रभार का आदान प्रदान कर दीजिए, वो नहीं करता है तो उसको 6 महीने की सज़ा और 500 जुर्माना, दोनों भी हो सकता है। इसलिए 45 क के प्रावधान का हमारे अधिकारी को अवलोकन करना चाहिए कैसे हम प्रभार दिलाएंगे। पहले तो प्रभार देने का काम अभिलेख तक सीमित था, अभिलेख के बाद गोदाम हो गया, गोदाम के बाद आ गया कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर के बाद आ गया मुख्यमंत्री हरी कृषि संयंत्र हो गया। तब अब तो अभिलेख के साथ साथ संपत्ति का भी प्रभार दिलाना है। तो एक तो है कि संबंधितों को आप जो डीसीओ हैं आदेश दें कि भाई आप प्रभार दीजिए, और प्रभार देने का यदि कार्यकाल नहीं होता है तो फिर इन्वेंट्री की मदद लें। इन्वेंट्री की मदद से भी, इन्वेंट्री वाले हो सकता है गोदाम का कराएं, घर का कराएं, इन्वेंट्री की मदद के बाद भी लगता है कि कहीं कुछ चीज़ का प्रभार बच गया तो फिर उन पर प्राथमिकी दर्ज करें, उनको सज़ा होगी। लेकिन इसमें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, चूँकि प्रभार अब मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना 3000 से अधिक पैक्सों में है, 4400 से अधिक पैक्सों को कंप्यूटराइजेशन में कंप्यूटर उपकरण दे दिया गया है। गोदाम तो है तो गोदाम को तो आप इन्वेंट्री का के ताला खुलवा लीजिएगा, लेकिन इन अभिलेखों का प्रभार देना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस पर हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो ARCS हैं, जो DCO हैं, उनको 45 क का धारा बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन नियम 1935 की 45 धारा 45 क का अवलोकन करना चाहिए, उसके अनुसार कार्रवाई करना चाहिए। और जो प्रोग्रामी पैक्स अध्यक्ष हैं या कोई और जिसके प्रभार में समिति का प्रभार हो, उसको यह समझा देना चाहिए कि यदि असफल रहता है प्रभार देने में तो उसको 6 महीना का कारावास और सज़ा भी हो सकता है, और इन्वेंट्री का तो हम प्रयोग कर ही सकते हैं। अब 45 ख में है कि यदि कोई सक्षम प्राधिकार द्वारा अभिलेख माना जाए तो सचिव को जो है कि अभिलेख देना है। क्या चलिए इसमें नहीं है, मैं बहुत नहीं आऊँगा। 48 में विवाद है, इसकी मैंने चर्चा कर ही दी है। तो मोटा मोटी मैंने उन विषयों की चर्चा कर दी जो आपको आपसे संबंधित है और जो आपके दिन प्रतिदिन के कार्य में जिसका आपको सरोकार आएगा। तो थोड़ी सी चर्चा मैं नियमावली के संदर्भ में कर दूंगा। नियमावली में क्या स्थिति है, नियमावली में आपको कहाँ कहाँ से मैंडेट मिलता है, इसको भी देख लेने की ज़रूरत है। नियमावली में मुख्यतः जो विषय है, जो चर्चा का विषय है, वह एक तो सोसाइटी की सदस्यता से संबंधित था, जो मैंने चर्चा कर दिया। रूल 7, रूल 8 है सदस्य बनने की। रूल 7 सदस्यता की क्या प्रक्रिया है, यह मैंने आपको बता दिया। और रूल 8 सदस्य बनने की प्रक्रिया, सदस्य बनने की योग्यता की बात करता है, यह भी मैंने आपको बता दिया। फिर रूल 9 है कैसे सदस्यता समाप्त होगा, उसकी भी चर्चा मैंने कर दी। रूल 11 है कि निष्कासित सदस्यता को कैसे पुनर्सदस्यता मिलेगा, बहुत ज़रूरत नहीं है इसकी। रूल 12 है कि सदस्यता और शेयर की क्या सीमा होगी, यह भी मैंने बता दिया। क्या रूल 13 में है कि अधिकतम सदस्य कितना शेयर का धारण करेगा। रूल 14 पदत्याग और निष्कासन की बात करता है, इसकी मैंने चर्चा आपसे कर दी है। और उसके बाद मैं थोड़ी सी चर्चा रूल 20 की करता हूँ, जो आम सभा का उल्लेख करता है। पैक्स में 4 तरह की आम सभा हो सकती है किसी सहकारी समिति में। एक प्रारंभिक आम सभा, तो इसका संबंध आपसे नहीं है, तो नई निबंधित सहकारी समिति के लिए है, जिसको निबंधन के 90 दिन के अंदर करना है। एक वार्षिक आम सभा, वार्षिक आम सभा की चर्चा मैंने आपसे की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको जो एक मृत प्राय संस्था हो गई है, इसमें नया जीवन फूकना है, इसमें परिचर्चा करना है। वार्षिक आम सभा का क्या प्रोविजंस है, कैसे आप बुलाएंगे, ये भी चर्चा हो गई है। कैसे उसकी सदस्यता की अध्यक्षता कौन करेगा,
वह भी मैंने आपको बता दिया है कि आपको करना है। और कोरम क्या है, तो कोरम जो आपका नोटिस की तिथि का जो 1/5 सदस्य संख्या 1/5 है वह कोरम है। और यदि कोरम नहीं पूरे तो आप आम सभा स्थगित कर सकते हैं, आप फिर बुला सकते हैं बैठक, जो 7 दिन के बाद और 21 दिन के पहले होगा, उसमें कोरम का कोई इशू नहीं होगा। वार्षिक आम सभा में कोई भी निर्णय होगा तो हाथ उठाकर होगा, बशर्ते निबंधक से मतदान की अनुमति नहीं ली जाए। और मत यदि बराबर हो जाए तो अध्यक्ष को कास्टिंग वोट देने का अधिकार होगा। एक इम्पोर्टेंस है जिसको देखना चाहिए वार्षिक आम सभा को। उसके बाद निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है, रूल 21 में दिया गया है, इसको मैंने स्पष्ट कर दिया। और इसका संबंध, हाँ, एक असाधारण आम सभा है, जो आप कोई अर्जेंसी आ जाए तो उसके लिए ये सदस्यों की 1/3 सदस्य संख्या के अनुरोध पर आप असाधारण आम सभा भी कर सकते हैं। और विशेष आम सभा का संबंध निर्वाचन से है। निर्वाचन की प्रक्रिया रूल 21 में दिया हुआ है, जिसकी चर्चा मैंने आपसे कर दी है। और मैं अब आगे बढ़ूँगा। अब मैं रूल 23 की भी, रूल 21 में है निर्वाचन पदाधिकार द्वारा निर्वाचन, इस पर बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं अब रूल 23 पर आता हूँ। रूल 23 के बारे में मैंने आपको बताया है, अब बहुत डिटेल में बताया है। रूल 23 क्या है आपका, रूल 22 है जो प्रबंध समिति के बारे में कहता है। तो प्रबंध समिति का जो अधिकार और कर्तव्य है उसका आपकी विधि में बहुत ही डिटेल में चर्चा किया गया है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पैक्स की विधि आप एक बार जरूर देख लें। और पैक्स की विधि में मैं जो प्रबंध समिति से संबंधित प्रावधान है उसमें कहा गया कि प्रबंध समिति की बैठक कम से कम 3 महीना पर एक बार, ऐसे चाहे तो हर महीना जब चाहे बुला सकते हैं, बुलाना है। और यदि अध्यक्ष द्वारा नहीं आहूत किया जाएगा, तो यदि प्रबंधक द्वारा आहूत नहीं किया जाता है तो अध्यक्ष को भी इसको बुलाने का अधिकार है। यदि प्रबंध समिति की बैठक नहीं बुलाता, अध्यक्ष को भी बुलाने का अधिकार है। प्रबंध समिति की जो भी बैठक की कार्रवाई होगी और अभिलिखित होगी, सभी सदस्यों का हस्ताक्षर होगा, उसको सर्कुलेट किया जाना चाहिए। प्रयास शिकायत होती है कि प्रबंध समिति की बैठक का किसी को जानकारी ही नहीं मिल पाती है, तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। रूल 23 के 1 का मैंने चर्चा कर दिया है, रूल 24 का भी चर्चा कर दिया है। और मैं अब रूल 26 है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी चर्चा करता हूँ कि प्रबंध समिति अपना चाहे तो उप समिति भी गठित कर सकती है। आप चाहिए तो पैक्स के कार्यकाल के लिए, क्रियाकलापों के संचालन के लिए उप समिति का गठन कर सकते हैं। और उप समिति में ऐसे व्यक्तियों को भी रह सकते हैं जो निबंधित सोसाइटी आपके पैक्स का सदस्य नहीं हो, लेकिन उसको मत देने का अधिकार नहीं होगा। उप समिति की बैठक में भाग लेगा, लेकिन उसको मत देने का अधिकार नहीं होगा। यह भी स्पष्ट है। अब लगता है कि चर्चा मुझे यहीं समाप्त करना चाहिए कि चर्चा का विषय बहुत ज़्यादा बच नहीं गया हूँ। एक बार पुनः मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि जो आपका नियमावली जो दिया गया है, जो आपकी विधि है, विधि में जो प्रावधान है उसको आपको एक बार आपको देख लेने की ज़रूरत है, उसको समझ लेने की ज़रूरत है। उस संक्षेप में है, उससे आपको काम करने में काफ़ी सहूलियत होगी। और मैंने जो बताया है वो काफ़ी विस्तृत है। अधिकांश विषयों की मैंने उसको आच्छादित कर लिया है। यदि आपको लगे कहीं कुछ छूट गया है तो उसका मार्गदर्शन आप नियमावली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी कंक्लूड करूँ इससे पहले मैं अब एक विषय आपसे और रख देना चाहता हूँ कि जो यह तो मैंने वैधानिक प्रावधान बताया कि वैधानिक प्रावधान में आपको किस तरह का नियमों को जानना चाहिए, क्या परिस्थिति है। प्रबंध समिति के अधिकार और कर्तव्य के बारे में कहा कि 2 चीज़ का अधिकार और कर्तव्य देख रहे हैं आप, किताब से देख लें, वार्षिक आम सभा का और एक प्रबंध समिति का। दोनों आपको विधि में भी दिया गया है कि प्रबंध समिति के क्या अधिकार पड़ता है। प्रबंध समिति जस्ट जनरल बॉडी है, एक कैबिनेट है, और वार्षिक आम सभा जनरल बॉडी है उसकी। इसको देख लें। और देखिए विधि में अध्यक्ष को अधिकार दिया गया है कि वह समिति का समान नियंत्रण और अधीक्षण की जिम्मेवारी उसको होगी, और समिति के शेयर सर्टिफिकेट पर दस्तखत करेगा, प्रोसीडिंग्स को फाइनल करेगा। और कोई भी यदि आम सभा की बैठक बुलानी है तो उसके लिए प्रबंधक अध्यक्ष से अनुमति लेगा। तो अध्यक्ष एक है कि उसको कोऑर्डिनेटिंग अध्यक्ष ही ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, लेकिन कोऑर्डिनेशन की उसको जिम्मेवारी दी गई है। मैनेजिंग कमेटी से हटकर अध्यक्ष कहीं कुछ नहीं है। और मैनेजिंग कमेटी की बैठक तभी हो सकती है कि जब कोरम 7 हो। इसलिए कोरम के संबंध में कहीं इशू आ रहा है, और यदि कोरम 7 नहीं रह जाएगा तो फिर समिति विघटित हो जाएगी। हो सकता है कि जो लोग त्यागपत्र दें उनको अयोग्यता का सामना करना पड़े। इसलिए समन्वय से इसको पैक्स को चलाना चाहिए, विकास करना चाहिए। और अगले अंक में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपसे जो पैक्स की योजनाएं हैं, जो योजनाओं का संचालन हो रहा है, उसके बारे में आपको बता दूं कि
तो जिसमें कि आपके पास क्या स्कोप बच गया है और कई क्या नई नई योजनाएं आ रही हैं, उसकी भी चर्चा मैं अगले में करने की कोशिश करूँगा। यह चर्चा बहुत विस्तृत हो गया। फिर मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि सुचारू ढंग से पैक्स की प्रबंध समिति का संचालन करें। और कार्यकारिणी के उन सदस्यों से मेरा विशेष अनुरोध है जो अध्यक्ष के अनुकूल नहीं है, लेकिन एक लोकतांत्रिक संस्था है, जनता ने जिसको मैंडेट दिया है तो चलना चाहिए, नहीं तो फिर तो कानून अपना काम करेगा गतिरोध की स्थिति में। और फिर प्रबंध समिति की बैठक तो ठीक है कि 3 महीना में एक बार बुलाना है प्रबंधक को, लेकिन चाहे तो 1 महीना में एक बार भी बुला सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप कभी भी बुला सकते हैं। और यदि प्रबंधक आनाकानी करता है तो अध्यक्ष को अधिकार है। एक रूल्स में, वो विधि में एक प्रोविज़न है, उसको भी ज़्यादा ध्यान से देखना है। वो कहता है कि प्रबंधकारिणी समिति की लगातार 3 बैठकों में कोई यदि सदस्य भाग लेता है तो क्या स्थिति होगी, ज़रा उसका आप अध्ययन कर लें। यह प्रश्न कई बार आता है। तो मैं इसके साथ ही आपसे विदा लेता हूँ। बहुत सारी बातों को मैंने एक साथ रखा है, तो कहीं लय टूट गया हो या बोलने में कहीं कुछ चीज़ मिस्टेक हो गया हो तो उसको आप ध्यान रखेंगे। लेकिन मोटा मोटी मैंने सही बताया है। जो रूल्स में, एक्ट में पैक्स की आपके लिए जो प्रोविजंस है, रिलेवेंट प्रोविजंस है। प्रोविजंस तो बहुत सारे हैं। यदि आप बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 का अवलोकन करेंगे तो उसमें 173 प्रोविजंस है। प्रकट रूप में 67 है, लेकिन यदि पूरा काउंट करेंगे तो 173 प्रोविजंस है। तो लेकिन मैंने जो रिलेवेंट प्रोविजंस थी उनकी चर्चा की है। मैं आपसे विदा लेता हूँ इस अनुरोध के साथ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।